देखिए, डेरिवेटिव के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने समझा था कि डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे बनता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों स्टार्ट हुआ डेरिवेटिव। ठीक है, अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में के बारे में बात करने से पहले कल मैंने आपको एक फार्मर का एग्जांपल देके फॉरवर्ड और फ्यूचर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कि फार्मर्स जैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। तो अब इसमें कुछ इतिहास के बारे में लिखा है। तो आप ये सोचो कि 12वीं सेंचुरी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास, यानी ईसा मसीह के डेथ के 1200 सालों के बाद से लगभग इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। डेरिवेटिव, फॉरवर्ड, फ्यूचर स्टार्ट हो गए थे। देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, ऐसे लेके बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जिसमें ये बताया गया है कि कब कब डेरिवेटिव का स्टार्ट हुआ, कब लोग ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जैसे मैंने सबसे पहले जो ट्रेडर्स थे वो लोग क्या करते थे कि ट्रेड को फॉरवर्ड बुक कर लेते थे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको क्रॉप वाला, कि फार्मर ने क्या किया कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए क्रॉप को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया। अच्छा, इसमें ये समझ में आ रहा है कि उसका फ़ायदा है, फार्मर का फ़ायदा है, बट ट्रेडर ने क्यों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था? ट्रेडर को क्या एडवांटेज है? हाँ, क्योंकि अगर वो पहले से ले लेगा, पहले से क्रॉप को परचेज कर लेगा, तो उससे एडवांटेज होगा कि बहुत निगोशिएटेड रेट पे वो कर लेगा, बहुत सस्ते दाम पे वो कर लेगा परचेज। आगे फ्यूचर में हो सकता है कि रेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर जाए, बहुत बढ़ जाए। ठीक है, एक ट्यूलिप के ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी है। ट्यूलिप जानते हैं क्या होता है? एक फ्लावर है, ठीक है, बल्ब के शेप का होता है, और उसको लेके एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से स्कैम भी हो सकता है, क्राइसिस हो चुका है यूरोप के मार्केट में। एक समय ये था कि जब ट्यूलिप पहली बार यूरोप पहुंचा तो बहुत सुंदर होता था। जब ट्यूलिप की अगर आप वो देखें, फ़ोटो वगैरह देखें, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो लोगों ने नहीं देखा होगा। ये देखिए कितना सुंदर लगता है, अलग अलग कलर के ट्यूलिप है। तो ये अगर मतलब कहीं कहीं डेनमार्क में, यूरोप में आप चले जाएंगे तो इतना ये शानदार दिखता है। तरह तरह की ये ट्यूलिप्स हैं, फार्मिंग हो रही है ट्यूलिप की। तो जब पहली बार वहाँ के लोगों ने देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, और सब लोगों ने इसको परचेज़ करना चाहा, सब लोगों ने अपने घरों में लगाने के लिए ख़रीदा। तो इसके ऊपर जो है ट्रेडिंग होने लगी, इसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करने लगा, उसके रेट बहुत बढ़ने लगे कि जो ट्यूलिप का ट्रेडिंग करेगा या ट्यूलिप का काम करेगा उसको बहुत पैसे बनेंगे। इतना बबल बन गया, इतना बबल बन गया, क्योंकि है तो वो फूल ही ना, और बीज डालोगे वो उगेगा। तो इसमें साइंटिफिक इनोवेशन तो है नहीं। बाद में वो बबल बस्ट हो गया, लोगों को बहुत नुकसान हुआ। ये सबसे पहला स्टॉक मार्केट का लेसन था जो लोगों ने सीखा कि ये क्या है, कि बबल क्या होता है। तो ट्यूलिप का बबल बना था। जैसे इसके बाद आईटी सेक्टर्स में बबल बना। 13th सेंचुरी में मोनेस्ट्रीज़ होती थी यूरोप में, तो लोग क्या करती थी, वूल जो है, ऊन, उनको वो फॉरवर्ड में सेल करती थी, ट्रेडिंग हो जाती थी पहले से। जो प्रोड्यूस कर रहे होते थे और जिनको ट्रेडिंग करनी होती थी वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, इवन अगले 20 सालों के लिए एडवांस तक में। ठीक है, इतना ज़्यादा आगे का फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उस समय लोग करते थे। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड था, यूरोप में ऊन की बहुत डिमांड थी। ठीक है, क्योंकि अगर गर्म नहीं होंगी, क्योंकि पहले नेचुरल गैस वगैरह भी नहीं होती थी। अभी क्या होता है, नेचुरल गैस होता है, क्रूड ऑयल होता है, इन सब की वजह से हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिससे लोग गर्म रखते हैं, अपने घरों को गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चला लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा मिलता है। गर्म पानी का यूरोप में क्या होता है, दीवारों में पाइप लगे होते हैं, उसमें गर्म पानी बहता रहता है, तो उससे होता पूरा उनका घर गर्म रहता है, बाहर चाहे माइनस में टेम्परेचर चला जाए। पहले ये सब सुविधाएँ नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इतनी ज़्यादा मोटर्स नहीं थी एडवांस की, वो पाइप में हॉट वाटर फ्लो कराएं, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो लोगों को गर्म करने का एक ही तरीका था कि वूलन कपड़े पहने, फर वाले क्लॉथ्स पहने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरह स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, मसाले, गर्म मसाले खाएंगे तो उससे उनका बॉडी गर्म रहेगा और वो सर्वाइव कर पाएंगे। उनका जो
ठंड के समय जब उनको खाने की चीज़ें नहीं मिलेगी तो मीट को प्रिजर्व करके रख पाएंगे, ठीक है, मैरिनेट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो इंडिया की जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, वो कॉइन की तरह इस्तेमाल होने लगी थी यूरोप में। मतलब जैसे नहीं सिक्के दिए जाते हैं, ठीक है, तो 5 रुपये देने हैं तो 5 काली मिर्च के दाने दे दो, इस तरह से इस्तेमाल होता था काली मिर्च का। हॉलैंड में ट्यूलिप का इस तरह से बहुत हुआ, स्पेकुलेशन हुआ, उसमें बहुत सारा बूम आया, बस्ट हुआ। फिर जापान में ओसाका, डोजिमा, ये सब जगहों पे राइस के फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि होता क्या था कि जब जापान था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। जर्मनी जापान एक साथ लड़ रहे थे, इटली जर्मनी जापान एक साथ लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। राइस को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते थे। फिर 1848 पे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT बनाया गया, जिसने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग को थोड़ा सा लीगलाइज किया, थोड़ा उसमें और ऑप्शंस दिए कि लोग आके इसको ट्रेड कर सकें। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, खाली 2 पार्टियों के बीच में होता था, 2 लोग मिलके आपस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। फिर इन्होंने एक एक्सचेंज बनाया, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करिए। फिर 1919 में शिकागो बटर एंड एग बोर्ड बना, बटर और एग की वो ट्रेडिंग होती थी। बाद में फिर इसमें और सारी चीज़ें जोड़ी गई। 1972 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एक बोर्ड बनाया गया, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट और इन सब चीज़ों को, इंटरनेशनल करेंसी वगैरह को इन्वॉल्व किया गया। फिर 1973 में ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, ऑप्शंस जिसको हम लोग कहते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शंस, ठीक है, वो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए। 1975 में CBOT में ट्रेजरी बिल्स आए। ट्रेजरी बिल क्या होता है, गवर्नमेंट इशू करती हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती हैं डेट लेने के लिए, मतलब उधार लेने के लिए जो पेपर्स इशू करती हैं, उसको ट्रेजरीज कहते हैं, ठीक है। सिक्योर प्रोडक्ट है वो, डेट प्रोडक्ट है, सिक्योर प्रोडक्ट होता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू किए गए। फिर यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आया, पहला करेंसी कॉन्ट्रैक्ट 1982 में बना। जो यूरो डॉलर, जैसे अभी USD INR होता है, US डॉलर इंडियन रुपी, ऐसे यूरो डॉलर बनाया गया। और इंडेक्स फ्यूचर बनाया गया 1982 में, पहला इंडेक्स फ्यूचर आया। इंडेक्स फ्यूचर जैसे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी का फ्यूचर होता है, उसको कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर। बैंक निफ्टी होता है, उसको कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1983 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया स्टॉक्स के इंडेक्स, ऑप्शंस, स्टॉक्स के ऑप्शंस आए, जैसे कि रिलायंस की कॉल पुट आ गई। पहले क्या होता था, निफ्टी की कॉल पुट होती थी, फिर क्या हुआ, स्टॉक्स की भी कॉल पुट आ गई, शेयर्स की, इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी ऑप्शंस आ गए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस। अब उसके बाद अगला टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। दुनिया में जो डेरिवेटिव मार्केट बढ़ी, इतनी तेज़ी से बढ़ी कि कैश की ट्रेडिंग पीछे छूट गई और फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत आगे चली गई, और उसके बाद करेंसी ट्रेडिंग ने तो उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। इस समय यूरोप अमेरिका में सबसे ज़्यादा करेंसी ट्रेडिंग होती है। तो क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 40 सालों में, 4 दशकों में, डेरिवेटिव मार्केट हैज़ सीन अ फिनोमिनल ग्रोथ। Many derivative contracts were launched at exchange across the world. Some of the factors driving the growth of financial derivatives are, कुछ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव को ग्रोथ करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें पहला, इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट। हमें पता है कि सेंसेक्स निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, गोल्ड बहुत वोलेटाइल है, एकदम से कभी बहुत घट जाता है, कभी बहुत बढ़ जाता है। डॉलर बहुत वोलेटाइल है, करेंसी वैसे कंपेरेटिवली कम वोलेटाइल होता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब कमोडिटीज़ बहुत वोलेटाइल होती हैं। क्रूड ऑयल का देखिए, नीचे में $20 पहुंच गया और ऊपर में $140 पहुंच गया। $120 का फ्लक्चुएशन। अभी कोविड के समय क्रूड ऑयल $20 पर बैरल हो गया था, और अभी $140 पर बैरल हो गया था अभी रिसेंटली। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इतना फ्लक्चुएशन तो कोई बिज़नेस बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। इवन कंट्री सफ़र कर रही हैं, हमारी कंट्रियों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के समय भयानक लॉस हो रहा है, ठीक है, कंट्रीज़ मैनेज नहीं कर पा रही हैं, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, और ट्रांसपोर्टेशन इसी से होता है। भाई किसान ने खेतों में सब्जियां उगाई, फसल उगाई, अनाज उगाया, उसको मंडी तक पहुंचाना है,
ठीक है, फिर मंडी से कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाना है, फिर कोल्ड स्टोरेज से मंडी पहुंचाना है, फिर मंडी से उसको छोटी मंडियों तक पहुंचाना है, फिर छोटी मंडियों से कस्टमर के घर तक डिलीवरी करनी है। इन सब में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लगती है। और अगर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो उसका दाम कौन बियर करेगा? कंज्यूमर बियर करेगा। तो इसलिए हमें जो एंड प्रोडक्ट है बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है प्राइस में, जिससे बिजनेस बंद हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे टेनरी वाले थे, मिर्ज़ा टेनरी हैं, सुपर हाउस टेनरी हैं, उन्होंने अमेरिका में ऑर्डर दिया $1,000 का, 1000 करें 10 करोड़ का ऑर्डर है, 10 करोड़ का ऑर्डर दिया उन्होंने, और पेमेंट उनको डॉलर में मिलनी है, जिसकी करेंसी के प्राइस में 20% का फ्लक्चुएशन आ गया, और उनका टोटल ट्रेड में मार्जिन ही 15-18% का है। 18% का प्रॉफिट होना है और 20% का करेंसी उल्टी चल गई तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कल मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। ठीक है, गोल्ड का भी। फिर दूसरी चीज़ ये इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली। इसका क्या मतलब हुआ? इस तरह से कनेक्ट किया गया कि अगर हम इंडिया में चाहें तो यूएस के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के हम लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद पा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी इंडिया की तो है नहीं। हम लोग चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीद सकते हैं, हम लोग चाहें तो एप्पल के शेयर खरीद सकते हैं, हम लोग चाहें तो टेस्ला मोटर्स के शेयर खरीद सकते हैं। ये तो अमेरिका का मार्केट हो गया। हम यूरोप के शेयर्स खरीद सकते हैं, हम सैमसंग खरीद सकते हैं, कोरिया की कंपनी है, हम जापान की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम चाइना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पता है मेरा एक्सपोज़र चाइना में है, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील से मैंने एग्ज़िट कर दिया शायद, हाँ, एक दो महीने पहले एग्ज़िट कर दिया था। चाइना, जापान, अमेरिका और हांगकांग में भी है। हांगकांग तो चाइना का ही पार्ट है, उसमें एक्सपोज़र है। मतलब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बैठ के चाइना, अमेरिका, जापान, हांगकांग, ब्राज़ील, इन सब, यूरोप, इन सब मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कंपनियां हैं जो ये अच्छा परफॉर्म करेंगी, हमारे देश की कंपनियों से अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो आप उन कंपनियों में पैसे लगा सकते हैं। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। पहले क्या होता था कि सबसे पहले फ्लोर ट्रेडिंग होती थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, एक बरगद के पेड़ के नीचे स्टार्ट हुई। जहाँ पे आज का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है, वहाँ पे एक बनियान ट्री था, वहाँ पे लोग फ्लोर ट्रेडिंग करते, चिल्ला चिल्ला के, आवाज़ लेके, ये शेयर इस गांव में चल रहा है, इतने का इतना, इतने का इतना। वहाँ पे लोग इकट्ठे, जैसे नहीं फिश मार्केट लगती है, दालों की नीलामी होती है, सब्जियों की नीलामी होती है जब बड़ी मंडी में आप जाओ। ठीक है, कि वो कहता है ये इतने की भाव है, तो जो लोग सबसे ऊंची बोली लगाते हैं वो अपना माल पैक करके अपना ले जाते हैं, फिर अपनी दुकान में ले जाके छोटी मंडी में बेचते हैं। उसी तरह से शेयर की फ्लोर ट्रेडिंग होती थी, सड़क पे खड़े होके, बरगद के पेड़ के नीचे बोली लगा के। फिर क्या हुआ, हॉल बनाया गया, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई, हॉल के अंदर ट्रेडिंग होने लगी, एसी वेसी लगे। फिर आपने वो देखा होगा स्कैम 1992 सीरीज़ देखी है? किसने नहीं देखी है? सबने देखी है। अच्छा, कितने लोगों ने देखी है? नहीं देखी तो देखिएगा। उसमें क्या होता था, वो लोग फ्लोर ट्रेडिंग होती थी उस समय। हर्षद मेहता बात में एक ब्रोकर थे, वो वहीं की वर्दी पहन के फ्लोर ट्रेडिंग करते थे। फिर धीरे धीरे समझ के मार्केट को, फिर वो इतने बड़े बन गए कि उन्होंने नरसिम्हा राव को खरीद लिया, प्राइम मिनिस्टर को घूस दी। अगला पॉइंट है इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन ऑन सोफिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट टूल टू मैनेज रिस्क। पहले क्या होता था, बहुत रिस्की था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। शेयर का सेटलमेंट 15 दिन में होता था, 25 दिन में होता था, 1 महीने बाद। मतलब आपने पैसा हाथ दे दिया, 1 महीने बाद आपको शेयर मिलेगा। सेटलमेंट में 30 डेज लगते थे। अभी इंडिया का सेटलमेंट साइकिल क्या चल रहा है? T+2 सेटलमेंट साइकिल चल रहा है। यानी कि जिस दिन ट्रेड हुआ उसके 2 दिन के अंदर आपके डीपी में, आपके डिपॉजिटरी में जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें शेयर आ जाएगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट वो जगह है जहाँ पे हम लोग शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। पहले फिजिकल शेयर होते थे, फिजिकल शेयर अब नहीं चलते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर चलते हैं। तो डीमेट अकाउंट वो जगह है जहाँ पे अपने शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। और सेविंग अकाउंट वो जगह है जहाँ पे अपनी आप करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने का
रीज़न ये कि उसके अंडरलाइंग प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको बचाने के लिए, हेज करने के लिए डेरिवेटिव बनाए गए, प्रोटेक्शन के लिए, कॉस्ट एडवांटेज के लिए। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। पहले लोगों को फ्लोर ट्रेडिंग करना होता था, पेड़ के नीचे जाके बोली लगाते थे, फिर एसी वाले हॉल में जाके लगाते थे, फिर क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया, तो लोग क्या करते थे, घर से बैठ के फ़ोन करते थे, या फिर ब्रोकर की ऑफिस। जैसे हम लोग पहले ब्रोकिंग का काम करते थे, मैं कई सारी कंपनियों में मैंने एज अ ब्रांच हेड, एज अ रीजनल हेड काम किया है ब्रोकिंग हाउसेज में। तो उसमें हमारे पास टीम होती थी डीलर्स की, आरएम की, और एक ब्रांच में कई सारे डीलर आरएम होते थे। हर एक डीलर का एक एक टर्मिनल होता था। डीलर को डीलर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यही NISM सर्टिफिकेट चाहिए, तभी वो डीलर बन सकता है। ठीक है, बाकी चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट कर लिया हो, चाहे कुछ कर लिया हो, डीलर नहीं बन सकता, उसकी आईडी नहीं बनेगी। NISM सर्टिफिकेट वाले लड़के लड़कियों को हम लोग हायर करते थे, इंटरव्यू लेते थे, उनको डीलर बनाते थे। उनके पास बहुत सारे फ़ोन लगे होते थे, उसके नंबर हमारे कस्टमर के पास होते थे, वो फ़ोन करके ट्रेड करते थे। और जो रिटायर लोग होते थे या जिनके जो ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करते थे, ये बहुत पैसे वाले लोग थे, जिनको कोई काम नहीं है, अपना ऑफिस से छोड़ के आ गए, वो वहीं पे पीछे बैठते थे चेयर में, बढ़िया AC लगा रहता था, ट्रेडिंग फ्लोर होता था, और उनका चाय नाश्ते की व्यवस्था रहती थी, खाना पानी सब आता रहता था, और वो अपना बैठ के ट्रेडिंग करते रहते थे। काइंड ऑफ कसिनो, ठीक है, लीगलाइज कसिनो उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया है एक तरह से, क्योंकि उनको वो जितने भी लोग ट्रेडर थे, उनका उसमें से 99% का पैसा ख़त्म ही होना है। क्योंकि इतना बुद्धिमान कौन होगा यार कि सुबह से शाम तक ट्रेडिंग स्क्रीन में बैठ के पैसे ही छापता रहे। इतना आसान हो फिर तो क्या बात है, सारे लोग यही करने लगे। जितने दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं, सब काम छोड़ के सब ट्रेडिंग ही करने लगे, अगर ये इतना आसान हो और ऐसा संभव भी हो। तो ट्रेडिंग से पैसा बनाना सिर्फ राकेश झुनझुनवाला के बस की बात है, वो भी धोखा खा जाते हैं उसमें भी। और उनके पास भी सिर्फ इससे नहीं होता है, वो सिंडिकेट है उनके पास, वो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इनसाइडर न्यूज़ आती है उनके पास, और तरह तरह की चीज़ें करते हैं, तरह के स्कैम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। ये लोग ब्रोकर्स जो है वो मिलके कार्टलाइजेशन करते हैं, आपस में तय कर लेते हैं कल इसका शेयर का प्राइस पंप करना है, फिर उसके बाद तय कर लेते हैं इसको डंप कर देना है। तो जब वो पंप करते हैं तो शेयर ऊपर जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर देखता रहे, अच्छा ऊपर जा रहा, हम भी लगाए, मेरी गाड़ी छूट गई, ठीक है, तो वो भी लगा देता है हाई पे जाके, और जैसे ही वो हाई पे लगाता है तो वो लोग अपना सेल करके निकल जाते हैं, और वो फंस जाता है, उसका सारा पैसा ट्रांसफ़र होकर ब्रोकर के पास आ गया। तो दिस इज़ कॉल्ड पंप एंड डंप स्ट्रेटजी। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी, फैंसी, ईज़, फिर उसके बाद और ईज़ होगी कि अब कस्टमर को वहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकर के पास फ़ोन करके ट्रेड कर सकता है। फिर और ईज़ कर दिया, उसको सॉफ्टवेयर दे दिया, आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे लॉगिन करिए और अपने ऑफिस से ट्रेड करिए, अपने घर से ट्रेड करिए, खुद कर पाओ तो खुद कर लो, नहीं तो कोई आदमी हायर कर लो। ठीक है, तो वो लोग ऐसे करने लगे। फिर और ईज़ दे दी, टैबलेट और मोबाइल पे सॉफ्टवेयर दे दिया, कहीं बैठे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आप रेट देखो, तुरंत बाई सेल कर लो मोबाइल से। तो फिर तो बहुत ईज़ हो गई। फिर क्या हुआ कि फिर जो ट्रेडिशनल ब्रोकर थे उनकी जगह ऑनलाइन ब्रोकर आ गए। जैसे मैंने कल आपको जो लिंक दिया था वो एक ऑनलाइन ब्रोकर है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, किसी ऑफिस में नहीं जाना, कोई फॉर्म नहीं भरना, किसी से फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करना, आप उस लिंक पे जाएंगे, घर पे बैठे बैठे अकाउंट खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अकाउंट खोलने तक हम लोग ने कर लिया था, अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ट्रेड सेटअप कैसे करना है और ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा आज आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब इतना ईज़ हो गया है कि आप कहीं पे भी, दुनिया में कहीं पे भी हैं, चलते फिरते, घूमते फिरते, जॉब करते, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया है। सेम विद म्यूचुअल फंड्स भी यही हो गया है, आप ऑनलाइन बैठ के काम कर सकते हैं। जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं क्या करता हूँ कि लिंक भेज देता हूँ इन्वेस्टमेंट का, उनके पास लिंक जाता है व्हाट्सएप पे, उनके मैसेज पे, उनके ईमेल पे, उस पर लिंक पे जाके क्लिक करते हैं, नेट बैंकिंग से UPI से पेमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उनका 1 मिनट लगता है। तो बहुत आसान हो गया है। पहले क्या होता था, फॉर्म भरो, चेक कलेक्ट करो, फिर चेक को बैंक कराओ, स्टाफ मेंटेन करो। अब मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, सारा बस जितने भी AMC वाले हैं वही मेरा स्टाफ है। उनको मैं बोल देता हूँ, अगर बहुत सारे लोग ऐसे, लेकिन अभी भी ऐसे हैं जो चेक के थ्रू काम करते हैं, तो बोल दिया वहाँ से चेक कलेक्ट कर लो, फॉर्म साइन करा लो, मुझे कहीं कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, आप लोग भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं।
आप एक तो ये तो दो अपॉर्चुनिटी हैं अब आपके पास करियर की। पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि आप ये तो NISM वगैरह करके आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो सेल्फ मेड रहना चाहते हैं या वो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, वो अपने आप खुद काम करना चाहते हैं, तो फिर वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसमें भी आपको लेकिन कुछ एग्ज़ाम पास करने होंगे, जिसकी सेपरेट एक ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है। उसका अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ का फ़ीस लगता है। वो भी NSC इंडिया में वहीं पे जाके ऑफिस में एग्ज़ाम होगा और वहाँ एग्ज़ाम जैसे आप पास करेंगे तुरंत रिज़ल्ट आ जाता है। वो बहुत कंपेरेटिवली ईजी होता है। अगर आपने 4-5 घंटे की ट्रेनिंग कर ली ऑनलाइन तो आप आराम से पास हो सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो आप सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच पाएंगे। मतलब उसमें आप हेल्थ प्लान बेच सकते हैं, टर्म प्लान बेच सकते हैं, यूलिप्स बेच सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स करेंगे, ठीक है, और आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सारे प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। और आप लोगों का डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कर सकते हैं। तो ये अगर किसी को काम करना है तो वो द्वार भी खुले हैं। अगर कोई इस तरह से लगता है कि उसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, उसका नेटवर्किंग अच्छा है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। जैसे नहीं आप देखते होगे कि मैं स्टेटस पे डालता हूँ जो मेरे अकाउंट बने हुए हैं फेसबुक के, हमारी कंपनी का वेल्थ फॉर यू का पेज बना हुआ है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, यूट्यूब है, तो उन सब में यही सब मैं प्रमोट करता रहता हूँ। तो वहाँ से अपने आप लीड्स आ जाती हैं। जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव जाते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता है, वो अपना एग्जीक्यूटिव जाते हैं, मैं उनको सलाह दे देता हूँ, ये ख़रीदना है, ये बेचना है, ये करना है, हो जाता है। तो ऐसे करके मतलब बैठे बिठाए पैसे बनते हैं। और अब मेरे पास लोकेशन फ्रीडम है, मतलब मुझे कहीं बैठ के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँगा वहीं पे मेरा ऑफिस है, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप मेरा ऑफिस है। मैं चाहे दुनिया में कहीं पे भी हूँ, मुझे कहीं ऑफिस में जाके किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दुनिया के हर एक कोने से बैठ के काम कर सकता हूँ। कंडीशन ये है वहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अगर इंटरनेट है तो मेरा ऑफिस है, हम काम कर सकते हैं। उसी तरह से आप भी कर पाएंगे। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, वो भी कर सकते हैं आप। इसी कोर्स से वो भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत डायनामिक कोर्स है। फिर इंडियन डेरिवेटिव मार्केट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? तो जो रेगुलेट करता है उसको क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं। आपके गैस सिलेंडर में क्या लगा होता है? वो क्या करता है? किस चीज़ को? गैस के फ्लो को रेगुलेट करता है। तो इसी तरह से हर एक सेक्टर में एक रेगुलेटर होता है। सेबी क्या है? फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? ठीक है। और इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? IRDA, 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 इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर इसके बाद एक आता है रियल एस्टेट रेगुलेटर। कौन है? रियल एस्टेट, रेरा, IRDA नहीं, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, रेरा। और कोई रेगुलेटर बचा? फिल्मों को कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, ICC किसको रेगुलेट करता है? क्रिकेट को रेगुलेट करता है। तो फिल्मों को कौन रेगुलेट करता है? सेंसर बोर्ड, ठीक है। और टेलीकॉम कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है? ट्राई, TRAI, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई। और कोई बचा? होंगे तो बहुत, अभी बहुत सारी चीज़ें बची है, दुनिया में बहुत कुछ है। लेकिन एक चीज़ और है। एक बार क्या हुआ, एक महान फिलोसफर नदी के किनारे टहल रहे थे, बड़ा परेशान थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब फिलोसफर होता है तो एक्चुअली मैंने फ़िलासफ़ी से भी ग्रेजुएशन किया है तो फिलोसफर के लिए कहावत कही जाती है कि फ़िलासफ़ी में फ़िलोसफर को है खुदा मिलता नहीं, डोर अपनी सुलझा रहा है सिरा मिलता नहीं, ठीक है। तो वो बहुत महान फ़िलासफर थे, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे जिनके आंसर ही नहीं पता होते थे उनको, वो खुद उलझ जाते थे। बड़ा परेशान यार कि क्या करें, क्या हमें सीख नहीं पा रहे, आ नहीं रहा है। आखिरी में उनको समुद्र के किनारे टहलते टहलते ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत कुछ है। आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं बन सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में लाखों करोड़ों अरबों ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं कवर करी गई हैं। हर एक चीज़ हर एक इंसान को नहीं आ सकती है।
तो हमें करना क्या चाहिए? एक ही चीज़ को पकड़ के उसी में बेस्ट बनना है। अगर आपको करोड़ रुपए महीने कमाने हैं तो आपको अपने डोमेन के टॉप 1% में आ जाना है। सिंपल सी तरीका मैंने आपको बताया था। उतना कोई सैलरी भी नहीं दे सकता, उतना कहीं से कुछ नहीं कमा सकते। आपका सबसे आसान तरीका है सक्सेसफुल होने का, अपने डोमेन के टॉप 1-2% में आ जाइए, टॉप 10 में आ जाइए। ठीक है, आप अनलिमिटेड मनी विल बिकम बाई प्रोडक्ट, मनी नहीं बनानी पड़ेगी, मनी अपने आप आएगी। तो सेबी सेटअप किया गया 1996 में मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए। और 1998 में डेरिवेटिव के बारे में रिकमेंडेशन आई कि भाई डेरिवेटिव इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कमेटी बनी। और फाइनली जो है 1999 से सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA, जिसने डेरिवेटिव को प्रॉपर इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई इंडिया में भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेगा। और मार्च 2000 में गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, उसको हटा दिया। ठीक है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड थी इंडिया में, वो सब हटा दिया गया, उसको लीगलाइज कर दिया गया। ठीक है, और 2000 में सेबी ने BSE और NSE को परमिट कर दिया कि आप अपने अपने एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। और CNX निफ्टी, BSE सेंसेक्स, इस तरह से जो इंडेक्स के डेरिवेटिव है वो सबसे पहले मार्केट। और फरवरी 2013 से प्रॉपर तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। 2004-05 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले स्टॉक्स में काम होता था, इस तरह की चीज़ों में। और फिर उसके बाद 2013 से प्रॉपरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेडिंग ऑनलाइन मोड पे स्टार्ट कर। MCX में भी MCX भी स्टार्ट हो गया, मतलब कमोडिटी के भी फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स आ गए। नॉर्मल इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन 2001 में आ चुके थे, MCX के और बाद के कुछ और दूसरे नए नए कॉन्ट्रैक्ट वो 2013 में आए। यानी कि कमोडिटी मार्केट प्रॉपरली फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो 2013 में लॉन्च हुआ। और नॉर्मल सारी चीज़ों के, क्योंकि 2000 में परमिट मिल गया, तो 2001 से सेबी ने NSE BSE को अलाउ कर दिया कि आप अपने एक्सचेंज पे फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए। तो 2001 से नॉर्मल फ्यूचर एंड ऑप्शन की फाइनेंशियल प्रोडक्ट की स्टार्ट हो गई थी, और 2013 से कमोडिटी के भी प्रोडक्ट्स की स्टार्ट हो गई। कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? फॉरवर्ड प्रोडक्ट होता है, मैंने कल आपको बताया था फॉरवर्ड क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाई सेल एन अंडरलाइंग असेट एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस दैट इज़ प्री डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने आपको फार्मर और ट्रेडर का एग्जांपल दिया था कि ट्रेडर और फार्मर ने क्या किया, पहले से ही प्री डिसाइडेड एक प्राइस सेट कर दिया, एक डेट सेट कर दी, अंडरलाइंग एसेट सेट कर दिया। अंडरलाइंग एसेट क्या था? वीट था। ठीक है, कि वीट की ट्रेडिंग होगी, और हम आपको इस तारीख को ये कमोडिटी हैंड ओवर कर देंगे और आप इतना पैसा हमें दे देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर कमिटेड एंड आर ऑब्लाइज्ड टू ऑनर द ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब इसमें मैंने आपको ये बताया था कि दोनों ने क्यों किया था, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि उसकी फसल ख़राब हो जाए, मार्केट में रेट बहुत कम हो जाए फसल का, या बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अगर बहुत कम हो जाएगा तो ट्रेडर को फ़ायदा होगा, फार्मर को नुकसान हो जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो किसान को फ़ायदा होगा, ट्रेडर को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक न्यूट्रल रेट पे, जिसमें दोनों का फ़ायदा नुकसान ना हो, विन विन फॉर बोथ हो रहा हो। मतलब मान लीजिए कि 1000 का एक ऐसा प्राइस है, 1000 पर क्विंटल एक ऐसा प्राइस है कि जिसमें फार्मर को भी नुकसान नहीं हो रहा है और ट्रेडर को भी कोई बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। अगर वो उसके ऊपर बेचेगा तो उसको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन अगर रेट मार्केट में 500 रुपये हो जाएगा तो फार्मर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। 800 रुपये की हो सकता है उसकी लागत आई हो, 700 रुपये पर क्विंटल उसको उगाने में पैसा लगा हो, फर्टिलाइजर्स डाले उसने, पेस्टिसाइड डाले, सिंचाई करी, मेहनत करी, बीजे लेके आया होगा, ये सब करा होगा, उसमें उसके पैसे लगे हैं, टाइम लगा है, मेहनत लगी है। ठीक है, तो 1000 का प्राइस एक ऐसा प्राइस था जिस पे उन्होंने सेट किया था कि उसमें फार्मर का भी नुकसान नहीं हो रहा था और ट्रेडर का भी नुकसान नहीं। इसको कहते हैं ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। दो लोग बैठे
उन्होंने आपस में डील कर ली ओवर द काउंटर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्लिगेशन तो होता है बट इसमें लीगल एस्पेक्ट नहीं होता है। अगर कोई भी पार्टी आइदर पार्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देती है तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लीगली बाउंडेड नहीं है, ठीक है। आप फ्यूचर क्या है, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर टू फॉरवर्ड एक्सेप्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज रादर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। इसमें दो पार्टी के बीच में नेगोशिएशन नहीं होगा, थ्रू एक्सचेंज होगा। एक मीडिएटर भी आ गया, जो बायर है वो मीडिएटर के पास पैसा जमा करेगा, सेलर अपना माल जमा करेगा। ये क्या मतलब हुआ, जैसे मेरे पास शेयर्स हैं, ठीक है, तो मेरे शेयर कहाँ पे होते हैं, एक्सचेंज के पास हैं, उनके पूल अकाउंट पे हैं, ठीक है। तो मैंने उनको DIS स्लिप साइन करके देंगे अपने ब्रोकर को, और DIS स्लिप को एक्सचेंज में देगा कि मैंने अपने शेयर दे दिए, और उधर उसके डीमेट अकाउंट से, उसके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे रिलीज़ होंगे। वो पैसे आएंगे बायर के पास, सेलर के पास, और शेयर जाएंगे बायर के पास। फ्यूचर में भी ऐसा होता है, ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, शेयर का स्पॉट ट्रेडिंग हो गई। फ्यूचर में भी ये होता है कि दोनों पार्टीज़ अपना अपना मार्जिन जमा करेंगे एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाएगी। ऑप्शन स्वैप हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन लोग होते हैं, हेजर, या आप लोग उस दिन बात कर रहे थे, हेजर मतलब जो हेजिंग करते हैं, जैसे गोल्ड ज्वेलरी वाला जिसको बिजनेस चलाना है, टेनरी वाले, गोल्डी मसाले वाले। मैंने 3 एग्जांपल दिए थे आपको, गोल्ड ज्वेलर का एग्जांपल दिया था, टेनरी हाउस का एग्जांपल दिया था, स्पाइसेस का जो ट्रेडिंग करते हैं उनका एग्जांपल दिया था। इन लोगों को क्या करना होता है, हेजिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि उनको बल्क में माल खरीदना है, और अगर उन्होंने महंगे रेट पे माल खरीद लिया है और वो बिका नहीं और रेट बहुत नीचे आ गया तो उनका बहुत नुकसान होगा, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। और बिजनेस बंद होने से एक का नुकसान नहीं होता है, सरकार का नुकसान होगा, जहाँ जहाँ उन्होंने दुकानें और सब ले रखा होगा एसेट, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनके हज़ार एम्प्लॉइज़, उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो उससे मतलब बहुत बड़े ग्रुप को नुकसान होगा, हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एक कंपनी अगर बंद होती है, हज़ारों लोगों की फैमिली के चूल्हे बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए हेजर्स होते हैं, हेजिंग करते हैं। स्पेकुलेटर्स ट्रेडर, इनको कोई बंदिश नहीं है, इनको हेजिंग वेजिंग कुछ नहीं करनी, ये ओपन सौदे करते हैं। इनको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो फ्यूचर परचेज करेंगे, उनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो वो फ्यूचर शॉर्ट करेंगे निफ्टी का, और उनको लग रहा है कि अगर पैसे कम है उनके पास तो वो कॉल खरीदेंगे निफ्टी की, और नहीं तो पुट खरीदेंगे, ठीक है। पुट मतलब नीचे जा रही है मार्केट, ये मान के चल रहे हैं, कॉल अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगी। फ्यूचर अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूँ तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी, फ्यूचर अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो इनको हम लोग स्पेकुलेटर या ट्रेडर्स कहते हैं। आर्बिट्रेजर्स, ये बहुत बढ़िया लोग हैं, ठीक है, और ये कला जिसको आती है वो बिल्कुल सेफ गेम खेलता है। आर्बिट्रेजर्स वो लोग होते हैं जो फुल टाइम मार्केट में बैठते हैं, और उनकी स्क्रीन पे NSE BSE दोनों का एक्सेस होता है। एक साइड NSE चलता है, एक साइड BSE चलता है,